हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है मेटल पे, कि आपने मेटल कौन सा लिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है आयन पे, कि आपने उस मेटल का कौन सा आयन लिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, कि आयन का कंसंट्रेशन कितना लिया है। और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोड गैसियस इलेक्ट्रोड है तो गैसियस इलेक्ट्रोड के केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है वो करता है प्रेशर पे। सबका मतलब समझो। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल पे डिपेंड करता है, तो जैसे मान लीजिए आपने आयरन लिया और इसका फेरस आयन बनाया। रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कुछ वैल्यू होगी इसकी। अब अगर आपने मेटल चेंज कर दिया, जिंक लिया और जिंक का आयन बनाया, रिएक्शन अब भी ऑक्सीडेशन की है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। इसकी वैल्यू मान लीजिए x1 है, इसकी x2 है। तो जैसे ही आपने मेटल चेंज किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो गया। मेटल सेम नहीं है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम नहीं होगा। यहाँ पे x1 विल नॉट बी इक्वल टू x2। तो ये पहली बात हो गई कि ये डिपेंड करता है किस पे, मेटल पे। सेकेंड, हमने कहा था कि ये आयन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने मेटल सेम रखा, आयरन लिया और आयरन से फेरस आयन बनाया, ऑक्सीडेशन है, OP कहलाएगा। सपोज वैल्यू इज x1। Now the metal is same but iron is different. Now in place of ferrous iron, if you will take ferric iron, the electrode potential OP x2 होगा। आयन चेंज हो गए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात हमने की थी कंसंट्रेशन की। आप आयन भी सेम रखो, मेटल भी सेम रखो। सपोज Fe है, Fe+2 में गया, Fe फिर से Fe+2 में गया। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सपोज वैल्यू x1, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सपोज वैल्यू x2 है। आप मेटल भी सेम रख रहे हैं, आयन भी सेम रख रहे हैं, लेकिन इन आयन का कंसंट्रेशन एक का C1 रखा तो एक का C2 रखा। अब अगर C1 नॉट इक्वल टू C2 मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो x1 विल नॉट बी इक्वल टू x2। कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, मेटल सेम रख के, आयन सेम रख के, तब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तीसरी बात, नेक्स्ट, टेम्परेचर पे आप सब कुछ सेम रखो। मेटल सेम, आयन सेम, मेटल सेम, आयन सेम, कंसंट्रेशन भी सेम, बट टेम्परेचर चेंज कर दिया। यहाँ का T1 रखा, यहाँ का T2 रखा, तो ये x1 है, ये x2 है। अगर टेम्परेचर आपने चेंज कर दिया तो x1
और x2 आपस में बराबर नहीं होंगे। तो लास्ट हमने कहा था प्रेशर के लिए, सपोज करिए कि हाइड्रोजन गैस है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H+ बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ शेल होगा, और एक दूसरा ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, इसमें भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ का कुछ पोटेंशियल होगा, सपोज करो E1 E2। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर P2 है, P1 और P2 सेम नहीं है तो E1 और E2 भी सेम नहीं होंगे। तो ये हमने वेरिएशन देखा था। फिर अगर इसको हम अच्छे से समझें तो हमको ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल के नेचर पे डिपेंड करेगा, आयन के नेचर पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करेगा, और प्रेशर ऑफ गैसियस स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए हमने आपसे कहा था कि हम लोग ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं इसको करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन। और हमने आपको बताया था कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो उसको अब E ना लिख के E0 लिखते हैं और इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अगर आपको ऑक्सीडेशन के लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखना है तो EOP0 और इसको पढ़ेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो ERP रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट लगा दिया तो ये स्टैंडर्ड हो गया और ये अब पढ़ा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन जो आपने बोला है मेजर कर रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन लिया जाता है, टेम्परेचर आप रखते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को आप बोलते हैं 298 केल्विन। जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिया जाता है वो लिया जाता है 1 मोलर, गैसियस स्पीसीज है तो प्रेशर लिया जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। और जैसे ही आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, यानी कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर को फिक्स कर दिया, तो जो वेरिएशन टेम्परेचर के वजह से हो रहा था वो बंद हो जाएगा, जो वेरिएशन कंसंट्रेशन के वजह से हो रहा था वो नहीं होगा, जो वेरिएशन प्रेशर की वजह से हो रहा था वो नहीं होगा। मतलब कि अब सिर्फ डिपेंड करेगा मेटल और आयन पे, मेटल और, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा मेटल और आयन पे। तो अगर मान लीजिए हमने मेटल को भी फिक्स कर दिया और उस मेटल का आयन भी फिक्स कर दिया और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, स्टैंडर्ड बोला तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको फिक्स कर दिया, मेटल और आयन का पेयर फिक्स किया, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी।
हाँ, आपने मेटल को कांस्टेंट रखते हुए अगर आयन चेंज कर दिया तो इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होके जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बेटा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी गिवन मेटल और उसके आयन, मेटल भी फिक्स और आयन भी फिक्स, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, प्रोवाइडेड दैट, शर्त ये है कि कंडीशन आपको कौन सी रखनी है, स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जितने भी मेटल और जितने भी उनके पेयर आयन के साथ बनते हैं सबका एक अपना फिक्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। ठीक है ना, जैसे हमने मान लो फर्स्ट पेयर लिया तो अब स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू फिक्स होगी। हमने दूसरा मेटल और आयन का पेयर लिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी भी वैल्यू फिक्स होगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी गिवन मेटल और आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होगा, लेकिन उसी मेटल और आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ना मेजर करके किसी गिवन कंडीशन में मेजर करना चाहते हो तो वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन और दूसरा टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट। सपोज करो कि हमने एक मेटल लिया और इसका आयन बनाया और इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया तो इसकी कुछ फिक्स वैल्यू आएगी। इसी मेटल का इसी आयन के साथ आप गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी और ये वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपने आयन का कंसंट्रेशन क्या लिया है और एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर क्या लिया है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने वैल्यू मेजर की है और गिवन कंडीशन में जो वैल्यू आपने मेजर की है फॉर द सेम मेटल आयन पेयर, इनमें आपस में एक रिलेशन होगा, इनमें आपस में एक रिलेशन होगा। तो यही क्या होता है, यही चीज हमको पढ़ना है कि किसी भी मेटल और आयन के पेयर का स्टैंडर्ड कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फिक्स वैल्यू होती है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन चेंज करने से किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, तो हम अब पढ़ने क्या जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल with concentration and temperature. Variation of electrode potential with concentration and temperature कि अगर आपने आयन का कंसंट्रेशन और एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर चेंज किया तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से चेंज होगा और जो
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसमें और गिवन कंडीशन में जो आपने पोटेंशियल निकाला उसमें क्या रिलेशन होता है, और इसी रिलेशन को बताने वाली जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्स्ट इक्वेशन। नॉर्स्ट इक्वेशन। तो इनडायरेक्ट में आप ये बोल सकते हो कि हम लोग देखने जा रहे हैं नॉर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है बेटा। अब नॉर्स्ट इक्वेशन समझने के लिए कि मान लो कि आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है। आपने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इसको आपने किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया, इससे आप करंट फ्लो करा रहे हो। अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो E नॉट है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो E नॉट है और गिवन कंडीशन में E है। आप सपोज करो कि इस सर्किट से करंट फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। सपोज करो कि N फैराडे इलेक्ट्रॉन या चार्ज, N फैराडे चार्ज इससे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस चार्ज को फ्लो कराने में इस सेल को वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन बाय सेल कितना होता है बेटा? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया है? E, और चार्ज कितना है? NF, तो ये हो जाएगा NFE। NF चार्ज को फ्लो कराने के लिए इस सेल को कितना काम करना पड़ेगा? NFE, जहां N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। F क्या है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। और E क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन गिवन कंडीशन। अब हम ये चाहते हैं कि ये सेल मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है। तो मैक्सिमम वर्क होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन N अब भी वही रहेंगे। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि फैराडे की वैल्यू अब भी वही रहेगी। सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वर्क डन के केस में, मैक्सिमम वर्क डन के केस में सिर्फ अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड कंडीशन का हो जाएगा। क्यों? मैक्सिमम वर्क के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मैक्सिमम होना चाहिए और वो मैक्सिमम होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ये हो जाएगा NFE नॉट। ठीक है, ये तो फिजिक्स की बात थी जो हमको अप्लाई करना है। अगर कोई सर्किट है और उस सर्किट से N मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और फैराडे है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? NF। 1 मोल का चार्ज है F और नंबर ऑफ मोल है N, तो टोटल चार्ज हो जाएगा NF। अब इस NF चार्ज को मूव कराने के लिए सेल को कितना काम करना पड़ेगा?
तो उसका फार्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपने E लिया है तो NFE हो जाएगा। अगर इसी सेल के लिए आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है कि ये मैक्सिमम कितना वर्क कर सकता है, तो उसके लिए NFE0 हो जाएगा, जहाँ पे E0 इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये फिजिक्स की बात है, यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। मान लीजिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, ऐसे नहीं, रिएक्टेंट जा रहा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जा रहा है रिएक्टेंट में। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि किसी फॉर अ गिवन रिवर्सिबल reaction from thermodynamics gives free energy change। पढ़ा था हमने, आपको कहा भी था कि आप एक बार गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पढ़ लेंगे। थर्मोडायनामिक्स गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है बेटा, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है जो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को बताता है। ये आपको याद होना चाहिए कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है उसका ये फार्मूला होता है। अब फार्मूला तो ये होता है, लेकिन फार्मूले में जो सिंबल्स हैं उनका क्या मतलब है। जैसे डेल्टा जी क्या है, इस रिएक्शन के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए चेंज इन गिब्स एनर्जी है, डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज जो भी गिवन कंडीशन है उस कंडीशन में, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन आप इस समय इस रिएक्शन का रखें। डेल्टा जी नॉट क्या है, ये भी इस रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ही है, बट गिवन कंडीशन में नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो ये है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है बेटा। अगली चीज इसमें आर है, तो आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 8.321। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 8.314। 8.3, हाँ ठीक है, 21 रखो, 4 रखो, जूल केल्विन -1 मोल -1, जूल पर केल्विन पर मोल। अब T क्या है, T उस समय
का टेम्परेचर है। और ये टेम्परेचर ध्यान रखना, हमेशा रखना है केल्विन में। ये कुछ बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर आपको क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करते समय, अच्छा मैंने आपको 11th में भी बताया था कि पूरी केमिस्ट्री में जब भी टेम्परेचर का यूज होगा किसी भी फार्मूले में, शर्त यह है टेम्परेचर की रीडिंग होगी, डिफरेंस नहीं। डिफरेंस में आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में रखो चाहे केल्विन में, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन अगर रीडिंग आपको रखनी है तो वो हमेशा केल्विन में ही रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच गया क्यू, इसको क्यूसी भी बोलते हैं। तो क्यू मैंने आपको बताया था कि ये क्यू जो होता है वो इसको बोलते हैं रिएक्शन क्विसेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं रिएक्शन क्विसेंट। क्यूसी क्या है? रिएक्शन क्विसेंट। और ये निकालते कैसे हैं? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था बेटा। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होती तो इसको क्यूसी ना बोल के केसी बोल देते थे। तो जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस समय प्रोडक्ट के एक्टिव मास और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो रेशियो आता है वो क्यूसी या रिएक्शन क्विसेंट कहलाता है। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो उस समय जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो होता है उसको रिएक्शन क्विसेंट ना बोल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना? आप थोड़ा याद करो कि जब मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में, तो वहाँ पे हमने आपको रिएक्शन क्विसेंट का मतलब समझाया था। अगर अब भी नहीं आ रहा तो एक बार कॉपी खोल के आप देख लेना। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीज़ें हो गई किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। सेल में भी तो यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। मेटल जा रहा है सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से आयन आ रहा है रॉड में या इलेक्ट्रोड में। ठीक, तो ये तो बात हो गई गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की। अब केमिस्ट्री ये कहती है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा, कोई भी सिस्टम है अगर वो वर्क डन कर रहा है तो जो वर्क डन होता है वो उस सिस्टम के गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में डिक्रीज के बराबर होता है। केमिस्ट्री क्या कहती है? जैसे हमने इसको केमिस्ट्री के हिसाब से एक सिस्टम माना, तो केमिस्ट्री के हिसाब से वर्क डन बाय द सिस्टम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये होता है बराबर डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। कोई भी सिस्टम कितना यूजफुल वर्क करता है इस बात की मेजरमेंट हम लोग उसके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से कैलकुलेट करते हैं। तो W बराबर हो जाएगा डिक्रीज मतलब माइनस डेल्टा जी। ये इतना सिस्टम काम करेगा। ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा? तो ये होगा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन।
और आपने इन्हीं दोनों चीज़ों को कि सिस्टम के द्वारा कितना वर्क करना पड़ रहा है, इसको आपने फिजिक्स से कैलकुलेट किया है कि जो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा वो होगा NFE, और मैक्सिमम जो वर्क डन होगा वो होगा NFE0। तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ मिला दिया। फिजिक्स कहता है कि मैक्सिमम वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैक्सिमम वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। और केमिस्ट्री कहता है कि वर्क डन उसके गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के बराबर होता है, उसमें कितना डिक्रीज होता है। तो आपने वर्क डन केमिस्ट्री से निकाला और वर्क डन फिजिक्स से निकाला। वर्क डन तो सेम ही है, चाहे वो केमिस्ट्री बोले चाहे फिजिक्स बोले, तो आप इन दोनों को सेम कर दिए। अब जैसे ही सेम किए तो यहाँ पे बेटा देखना जरा कि आपने डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी -NFE और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी -NFE0, और यही वैल्यू आपको उठा के इस फार्मूले में रख देना है। ठीक है, तो अगला काम हम यही करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं कि इस फार्मूले में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहां से उठा के रख दें। तो डेल्टा जी के जगह पे रखेंगे -NFE और डेल्टा जी नॉट के जगह रखेंगे -NFE0 और प्लस 2.303 RT log QC। ठीक है बेटा, अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो -NF से, -NF से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा -NFE डिवाइडेड बाई -NF बराबर -NFE0 डिवाइडेड बाई -NF प्लस 2.303 RT, इसको भी डिवाइड करेंगे -NF से, तो इधर बचेगा log QC। -NF से -NF कट जाएगा, -NF से -NF कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आ जाएगा? हमारा फार्मूला आ जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log RT NF log QC। और ये जो इक्वेशन बन के आता है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नर्स्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है बेटा? ये है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, QC के जगह पे लिख सकते हो लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इक्वेशन भी क्या है? नर्स्ड इक्वेशन है। तो इस तरह से किसी भी सेल की किसी गिवन कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसी सेल का
स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तो डेरिवेशन आपको समझना है कि ये इक्वेशन हमने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे इसको डिराइव किया, और उसके साथ साथ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ढेर सारे क्वेश्चन इस पे आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस इक्वेशन में जो चीज़ें हैं उनका मतलब क्या है। जैसे वैसे तो आप समझ ही रहे हो, फिर भी यहाँ पे E क्या है बेटा, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन गिवन कंडीशन, जिस कंडीशन में आपको मेजर करना है। E नॉट क्या है, उसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू तो हमने आपको बताया था कि क्या होती है, फिक्स होती है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। आर क्या है बेटा, आर फिर से वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू कितनी, 8.314। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने जिंक आयन बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किया, और ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू होगी 2। सपोज करो कि तुमने फेरिक आयन से आयरन बनाया, रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। यहां पे N की वैल्यू हो जाएगी 3। ये हटा दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। मान लो हमने रिएक्शन जो किया था वो किया था Zn प्लस Cu प्लस प्लस, और ये देगा Zn प्लस 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 Cu। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो जाएगा N की वैल्यू 2। यानी कि N क्या है, हम एक एटम लेके चल रहे हैं तो 2 आ रहा है, 1 मोल लेके चलेंगे तो ये 2 मोल आएगा। एक एटम लेके चल रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 मोल लेके चलेंगे तो 3 मोल आ जाएगा। यहाँ पे इनके एक एक एटम और आयन लेके चलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है वो 2 हो रहा है। अगर इनके मोल लेके चलेंगे तो 2 मोल हो जाएगा। तो N जो होगा वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन के केस में क्या हो रहा है बेटा, लॉस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन। ये बात बहुत कायदे से समझ लेनी है। रिडक्शन के केस में ये N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और कंप्लीट रिएक्शन हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन के केस में, ये N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है बेटा, तो ये हो गया N की वैल्यू। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के केस में कितना लॉस हुआ, गेन इन रिडक्शन। अगर रिडक्शन हाफ सेल है तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, वही क्या होगा? N होगा। और कंप्लीट रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हमने पहले वाला ये ऑक्सीडेशन लिया, तो इस ऑक्सीडेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वो 2 मोल हो रहे हैं, तो N यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस रिडक्शन के केस में ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल फेरिक आयन फेरस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गेन कितने हो गए? 3। और रिडक्शन के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वही होता है N की वैल्यू। यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कापर को, और वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके कापर कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर सॉलिड में, कॉपर आयन कन्वर्ट हो जा रहा है कॉपर सॉलिड में। तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा ले रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना मोल ट्रांसफर हुआ वही होता है N। ठीक है बेटा, तो ये N की वैल्यू समझ में आ गई। अब इसके अलावा और क्या बचता है? इसके अलावा फार्मूला लिख लो, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT log NF, और ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, N के बाद बचा F, तो F क्या होता है? ये है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? कैसे निकालेंगे बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? हमें पता है कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसमें उस चीज की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और ये आता है 96,500, लगभग 96,500 कूलम। तो 1 फैराडे की वैल्यू हो गई 96,500 कूलम। अब P क्या है? ये है एक्टिव मास। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और एक्टिव मास हम लोग निकालते किसमें है? ये उस प्रोडक्ट की मोलैरिटी है, मोलैरिटी है, मतलब उसका कंसंट्रेशन आपको निकालना है मोल पर लीटर में। सिमिलरली R क्या है? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट है, और ये भी उसकी मोलैरिटी है, यूनिट मोल पर लीटर।
ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद ये इक्वेशन होगा नस्ट इक्वेशन, और इस नस्ट इक्वेशन में ई नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। जो भी स्पीशीज हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनका कंसंट्रेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, उसका टेम्परेचर दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस गिवन टेम्परेचर और आयन के कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो इस फार्मूले में आप ई नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको रख देंगे। एन इक्वेशन से आपको कैसे देखना है वो मैंने सिखा दिया। एफ की वैल्यू 96500 रख देंगे। आर की वैल्यू रख देंगे आप, ये रखा है 8.314। टेम्परेचर जो बताएंगे वो रख देंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन रख के आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वेरिएशन कैसे आएगा, हम ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे इसमें हम अगर ग्राफ खींचें, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। हम चाहते हैं एक ग्राफ खींचना, किसके किसके बीच में बेटा, एक तरफ आप रखेंगे E और दूसरे तरफ आपको रखना है लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है। तो इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, और ये y e होगा, c e नॉट होगा, जो m है वो होगा माइनस का 2.303 RT अपॉन NF और x हो जाएगा log P अपॉन R। तो ये ग्राफ की कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा और ये वैल्यू जो होगी मैक्सिमम वैल्यू, इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं, वो E होगा, और यहाँ पे जो स्लोप आता है ये आएगा माइनस का 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है। तो ये ग्राफ का पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है और स्लोप की वैल्यू भी याद रखनी है कि यहाँ पे स्लोप कितना होगा। इस स्लोप से आपसे टेम्परेचर कैलकुलेट करा सकते हैं, वो बता देंगे। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू आपसे बताई जाएगी और फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, तो ये भी कांस्टेंट होगा रिएक्शन के लिए। एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती ही है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यहाँ पे आप टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। ठीक। अब अगर हम इस चीज को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करना चाहते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन में भी सिर्फ टेम्परेचर हम ले लें 298 डिग्री सेंटीग्रेड, आर की वैल्यू रख दें, जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू रख दें 8.314, एफ की वैल्यू रख दें 96500। तो फिर देखते हैं ये इक्वेशन क्या बन के आता है। जो भी इसमें आपको पहले से पता है कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट की वैल्यू रख दो
और टेम्परेचर को आप 298 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो, तो E बराबर आएगा बेटा E0 माइनस 2.303, R के जगह पे 8.314, टेम्परेचर आपको रखना है 298 और ये डिवाइड हो जाएगा N और F की वैल्यू रखेंगे 96500 और इनटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब क्वेश्चन में आपसे ये कहेगा कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है, तो इस इक्वेशन को लगाने के बजाय आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि 99.9% केसेस में आपको यही अप्लाई करना होगा। सिर्फ अब आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रखना होगा। जैसे हम एक आपको करके दिखाते हैं कि वो कह रहा है कि कोई रिएक्शन है, हम यही ले लें Zn एक्वस प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए जो E0 की वैल्यू है वो सपोज करो 1.5 है, 1.5 है, और इसका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 0.01 मोलर, और टेम्परेचर का रखा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो पोटेंशियल है ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, मतलब जब आपने इसका कंसंट्रेशन 1 m लिया था, टेम्परेचर को 25 डिग्री ही लिया था, बट अभी आपसे कह रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन 0.01 m है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, फार्मूला अप्लाई करेंगे। E बराबर E0 की वैल्यू रख देंगे 1.5 माइनस 0.059 और N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लॉग। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट Zn प्लस प्लस है, तो इसका एक्टिव मास रख देंगे 0.01। और याद करो मैंने कहा था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं। तो नीचे आएगा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट Zn सॉलिड है, तो इसका मास एक्टिव मास 1 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस, इसको आप अप्रॉक्स करो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.06 अपॉन 2, और ये हो जाएगा लॉग 10 के पावर -2। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको 2 इक्वेशन बेसिकली याद रखने हैं, एक E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, और ये लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये एक जनरल इक्वेशन है। और इसी जनरल इक्वेशन में हम R की वैल्यू रख दें, टेम्परेचर 25 डिग्री रख दें, F की वैल्यू रख दें, तो ये इक्वेशन आ जाता है। और मैक्सिमम केसेस में आपको यही वाला इक्वेशन याद मतलब यूज करना होता है। ठीक है बेटा, अब फिर से इस इक्वेशन के लिए अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें, E और log
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो फिर से ग्राफ का वही पैटर्न होगा। ये होगा ई नॉट की वैल्यू, स्लोप फिर से टेन थीटा ई होगा, और इसकी वैल्यू अब हो जाएगी माइनस का 0.059 अपॉन एन। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को याद करते समय आप कैलकुलेशन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट, आप इसको लिख सकते हैं, इसको 0.059 है, इसका अप्रॉक्सीमेशन करो तो ये 0.6 हो जाएगा, एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो आप बताने को ये बताएंगे और कैलकुलेशन में ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन ये बताती है कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि जो नस्ट इक्वेशन आपने लिखा है, ये जो तीन तरीके के सेल होते हैं, टू हाफ सेल, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल, और एक जो कंप्लीट सेल होता है, इन तीनों पे एप्लीकेबल है। जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखें, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो नस्ट इक्वेशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। आपको इसके ई नॉट की वैल्यू गिवन होगी, इसका कंसंट्रेशन गिवन होगा, आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट के जगह पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Zn, और रिएक्टेंट के जगह पे हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ Zn सॉलिड, और Zn सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन। एन की जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे 2 है तो 2 रख देंगे, और लॉग Zn प्लस प्लस। ठीक है, इसी तरीके से इस इक्वेशन को आप रिडक्शन हाफ सेल पे भी यूज कर सकते हैं। कैसे? रिडक्शन हाफ सेल है, जैसे मान लो हमारे पास Fe प्लस है और इसके जा रहे हैं Fe। इस रिएक्शन के लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, इसका आपको कंसंट्रेशन या एक्टिव मास दिया होगा। आपको इक्वेशन देखने से पता चल रहा है कि रिडक्शन की है और 3 मोल इलेक्ट्रॉन ये गेन होगा, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। आप इक्वेशन लगा सकते हो E बराबर ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन n, जो कि यहाँ पे 3 है, और लॉग प्रोडक्ट क्या है बेटा? Fe है, और इधर क्या है? आयन है, Fe प्लस प्लस प्लस। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, तो ये हो जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन n। ये अब ऊपर जाएगा, ऐसे देखो, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा Fe प्लस प्लस प्लस। अब इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये बराबर हो जाएगा E बराबर ई नॉट, ऊपर जाएगा तो माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा 0.06 अपॉन n लॉग Fe प्लस प्लस। तो ये रिडक्शन के लिए हो जाएगा। अगर कंप्लीट रिएक्शन होती है, कंप्लीट सेल आप बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी
आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि हमारे पास कंप्लीट सेल रिएक्शन हो रही है, Cu सॉलिड, और इस सेल के लिए आपको E0 की वैल्यू दी गई होगी। इन आयंस का कंसंट्रेशन दिया होगा और उस कंसंट्रेशन में आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाएगा। तो E0 माइनस 0.06 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा E बराबर E0 माइनस 0.06, n की वैल्यू हो जाएगी 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या क्या है, Zn प्लस प्लस और Cu सॉलिड, और रिएक्टेंट में क्या है बेटा, Zn सॉलिड और Cu प्लस प्लस। फिर वही बात कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होगा, तो फाइनली ये रिएक्शन बन जाएगी E0 माइनस 0.06 अपॉन n लॉग, ऊपर बचेगा Zn प्लस प्लस और नीचे आ जाएगा Cu प्लस प्लस। अब आपको E0 की वैल्यू दी गई होगी, n आप रिएक्शन से देख लेंगे, यहाँ पे n बराबर 2 है, Zn प्लस का कंसंट्रेशन दिया होगा और Cu प्लस का कंसंट्रेशन दिया होगा। हम ये सब चीज़ अभी डिटेल में फिर से करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जानना था कि जो नस्ट इक्वेशन है, इस नस्ट इक्वेशन का यूज आप रिडक्शन हाफ सेल के लिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए या कंप्लीट सेल के लिए कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा यही काम है कि नस्ट इक्वेशन रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कंप्लीट सेल पे कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है n के कैलकुलेशन पे। तो n के कैलकुलेशन के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन में जो n फैक्टर आपको बताया गया था उसके बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि जो n फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शन में था वो n फैक्टर ही यहाँ पे n होगा। ठीक है, तो इतना आप कर लेंगे। थैंक यू।